नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका क्विक रिवीजन हिंदी कोर्स से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है कृतिका के तीनों चैप्टर्स। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन्हें ज़रूर देख के जाइएगा। और आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें पढ़िए इन्हें ना पढ़िए, सिर्फ एक रीडिंग करनी है कि क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए तो हमें आंसर किस प्रकार से लिख कर आना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पूरी कहानी पढ़ चुके हो। ठीक है, क्वेश्चंस नए याद नहीं करने हैं इस टाइम पर सिर्फ आपको एक ध्यान लगाना है, एक नजर दौड़ानी है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर की शुरुआत किस प्रकार से होगी। ओके, चलिए, मेरे चैनल पर लेखन कौशल की सारी वीडियोस हैं, आपके चैप्टर्स भी हैं कुछ, और इसके अलावा मैंने एग्जाम बेस 4 वीडियोस पोस्ट की हैं चैनल पर, उसे ज़रूर देखकर जाइएगा, चाहे ग्रामर की हो, क्षितिज की हो, या फिर आपके लेखन कौशल की हो, देखकर ज़रूर जाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब जैसे कि मैंने आपका पहला चैप्टर पीछे से शुरू करते हुए लिया है, मैं क्यों लिखता हूँ, अगे जी का द्वारा रचित पाठ है ये। और अगे जी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। ठीक है, और उस पाठ के आधार पर इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आपके आंसर कैसे होंगे वो आपको आगे रिटर्न में मिल जाएगा। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। सेकंड, लेखक को किस घटना से अनुभव द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का अनुभव हुआ था, उस घटना के विषय में अपने विचार लिखने हैं आपको। और तीसरा, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब मैंने आगे दिए हैं, जिन पर आप एक बार नजर दौड़ा लेंगे, क्योंकि जो भीतरी विवशता है लेखन के लिए मजबूर करती है, जो सिर्फ हमारी अंदर की फीलिंग से पैदा होती है। ठीक है, ये पाठ आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया है कि युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर जब लेखक ने देखा था कि सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, तो उनका अपना थोड़ा सा स्वार्थ था, ठीक है, जो अनुचित था। इसके अलावा बाहरी दबाव जो होते हैं वो केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते, वो अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, और कलाकारों के नीचे बता दिए गए हैं कि किन किन को प्रभावित करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं अनुभव के साथ साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानव भीतरी उसमें इसका निमित्त बन जाता है। आप लेखक के इस कथन से सहमत हैं या असहमत? तर्क सहित उत्तर लिखना है आपको, तो आगे इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 4 का आंसर है आपके, और क्वेश्चन 5 का आंसर भी आपको आगे मिल जाएगा कि मैं लेखक के कथन से सहमत हूं या नहीं हूं। ठीक है, ये बाहरी दबाव है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पेपर करके आइएगा, पेपर में कटिंग बिल्कुल मत करिएगा बच्चों। ओके, जो भी आता है श्योरिटी से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैं लेखक के इस कथन से सहमत हूं कि लेखक बाहरी दबाव से, बारी नहीं है ये, बाहरी है। ओके, बाहरी दबाव नहीं है ये, बाहरी दबाव है, बाहरी। ओके, बाहरी दबाव से भीतरी लेखन क्षमता को उगाता है, फलस्वरूप अच्छी रचना रच डालता है। ऐसे में प्रकाशक संपादक का आग्रह तो सहायक यंत्र की तरह कार्य करता है, इससे उसके अंतर्मन में किसी भावना का उन्मेष हो जाता है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी भूमिका क्या है? लेखक को किस घटना से अनुभव द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव हुआ था, उस घटना के विषय में अपने विचार लिखिए। और 9th है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, अपने शब्दों में लिखना है। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको आगे मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको जब पूछा जाएगा ना, तो आपको पता होगा कि हमें आंसर अंदर क्या लिखना है।
ठीक है, इसलिए इनको एक बार नजर दौड़ा के जरूर जाइएगा। मुझे पता है आपने अपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए होंगे, इसलिए मैं याद करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं कि आप इनको एक बार नजर दौड़ा के जरूर जाइएगा। सिर्फ 20 मिनट निकालिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, और अंत तक इस वीडियो को देखे बिना छोड़िएगा नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको आगे दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आगे है। अपनी राइटिंग प्लीज साफ लिखिएगा, अपने फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, और हर क्वेश्चन करने के बाद लाइन ड्रॉ जरूर कीजिएगा, जिससे पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आंसर दे दिया गया है। और जब भी एमसीक्यूज करें आप, तो एमसीक्यू का सिर्फ क ख ऐसे आंसर देके ना आए, क के आगे पूरी लाइन लिखकर आए कि आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया है। ठीक है बेटा। अगला चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। अब इस पाठ के आधार पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। वही सुख शांति और सुकून है, यहाँ अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु और आदमी अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। साना साना जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार कर सकता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति समाज का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों के जवाब आपको आगे दे दिए गए हैं। प्रश्न 1, हमारी पीढ़ी ने किस तरह प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से शोषण किया है या दोहन किया है। कुछ वर्ड्स आपके अच्छे होते हैं, वो पाठक पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अपने स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल मत करना, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज नीचे उतार लें। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपको आगे दे दिया गया कि देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, और किस तरह की कठिनाइयां हैं वो ये हैं, और हमें क्या करना चाहिए उसका आंसर आपको दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल के सौंदर्य का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, यानी कि कम लेना और ज्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करना आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। लायूम की सुबह सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कुटिया के भीतर घूमते सिर्फ वो आगे की लाइंस बढ़ाएंगे, नीचे क्वेश्चन आपको मिलता जुलता ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के ये मत सोच लेना मुझे आंसर नहीं आता इसका। कुटिया के भीतर घूमते चक्कर को देखकर लेखिका के पूछने पर नार्गे ने बताया कि ये धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका ये कह उठती है कि चाहे मैदान हो या पहाड़, इस देश की आत्मा एक जैसी है। लेखिका के इस कथन से क्या अभिप्राय है। इन सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको आगे दे दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। फेन का मतलब झाग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देश की आम जनता जो श्रमिक के रूप में है, और ये जनता बहुत कम लेती है और इन्हें काम के बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये अपने श्रम साध्य कार्य के माध्यम से समाज को बहुत अधिक लौटा देती है, इसलिए ये सारा आंसर जो है इसके आधार पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आज की पीढ़ी जो कि आधुनिकता के रंग में रंगी हुई है, प्रकृति को कष्ट पहुंचा रही है। आज की पीढ़ी चट्टानों पे स्लोगन लिख देती है, जो नहीं करना चाहिए क्योंकि सुंदरता नष्ट होती है इसे। और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल, रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने स्वर्ग जैसे सौंदर्य से वंचित रह जाएंगे। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना होगा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकना होगा, इसीलिए आजकल बैटरी वाली चीज़ें आ गई हैं, है ना। उसके बाद लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र के विषय में लोगों की धारणा क्या है कि ये धर्म चक्र है, इसे घुमाने से सभी पाप धुल जाते हैं। ये सुनने पर जब लेखिका ने घूमते हुए चक्र को देखा तो उन्हें लगा कि धर्म के संबंध में इस देश के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास
पाप पुण्य की अवधारणाएं भी एक है। क्वेश्चन नंबर 8, पठित पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। जीवन मूल्यों का निर्वाह इन्होंने किस प्रकार किया। प्रकृति के अद्वितीय सौंदर्य का आनंद लेते समय लेखिका ने जब पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते देखा तो उसे कैसी अनुभूति हुई। क्वेश्चन नंबर 10 में एक संवेदनशील युवा नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। 11, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी, जैसा कि आपने पहले भी सुना है क्वेश्चन। पठित यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में सीमाओं पर बैठे सैनिकों के प्रति देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश दिया हुआ है। या फिर कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है क्यों। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा, आंसर इनके आपको आगे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है, किस तरह फौजी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में जब लेखिका डूब गई थी तो अचानक डूबी लेखिका के पैर जो रुक गए। देखा क्या उसने, जो भी देखा पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं को, वो उसका विवरण इस पेज पर दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में मेरी अहम भूमिका रहेगी। तो इस तरह आप अपने लिए ये क्वेश्चन जो है और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इंटरप्रिटेशन के आधार पर आंसर है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक खास बात, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। आपको जो भी उस स्टोरी से रिलेटेड पता है, जो भी कहानी आपने पढ़ी है, जो भी कविता आपने पढ़ी है, आप उसके बारे में लिखकर अवश्य आएंगे, आप छोड़ के नहीं आएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये, लेखिका ने हिमालय के सौंदर्य का जिस तरह वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको आगे मिल जाएगा और 14 के बाद आपका साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है फिनिश हो जाएगा और अगला पाठ शुरू हो जाएगा, माता का अंचल। ये 13 क्वेश्चन का आंसर है। संदेश क्या दिया गया सैनिकों के प्रति, देश के नागरिकों के लिए, कि उन्हें भी सहयोग करना चाहिए, सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। यदि इस स्थान पर दुकानें होती तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती, वाहनों का आवागमन जो था, तापमान बढ़ जाता, आवागमन बढ़ जाता, प्रदूषण बढ़ जाता। और प्राकृतिक संसाधनों का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक करना है, अवेयर करना है। माता का अंचल पाठ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भोलानाथ के बारे में आप सबने पढ़ा ही हुआ है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साना साना हाथ जोड़ी का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से ही कुछ उन्हें साथ ना रखकर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को आपके इन शब्दों में समझाएंगे, विचार करके लिखिए। तो ये इसका आंसर आपको दे दिया गया। माता का अंचल पाठ में बालक का नाम वास्तविक नाम क्या था और उसका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा था, आपने पढ़ा ही हुआ है अपने पाठ में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। वात्सल्य, प्रेम, ओके। तो ये आपको आंसर दे दिया गया है। किस तरह बच्चों को बचपन में चोट लगती है, माता चोट पे हल्दी लगाती है, किस तरह छुट्टियां करती है, सब एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 4, माता का अंचल कहानी में भोलानाथ अत्यंत डरे होने पर अपने पिता के पास ना जाकर माता के अंचल में जाकर क्यों छिपता है, ओके। क्योंकि असली प्यार, असली डर कहाँ खत्म होना है, माता की गोद में जाकर। क्वेश्चन नंबर 5, माता का अंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, सोचकर लिखिए। तो विपदा में घबराए हुए बच्चे के लिए मां का आंचल प्यार को शांति देने वाला चंदुआ है, जिसकी शीतल छांव तले वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये आपने पढ़ा ही होगा क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, वरना आपने अपने अभ्यास में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अपने मित्रों के साथ तरह तरह के तमाशे करते, जैसे मिठाई की दुकान, गरोंदा बनाते, बारात का जुलूस निकालते, खेती करना। भोलानाथ के पिता के आ जाने पे भोलानाथ और उसके मित्र खेल छोड़ के भाग जाते थे। आपके विचार से इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो ये कारण आपके लिख दिए गए हैं, ओके। क्योंकि बच्चों का अपना ही एक संसार होता है जो कल्पना का संसार होता है।
भोलानाथ के पिता की पूजा के कौन कौन से अंग थे? तो पिता रामायण का पाठ करते थे, आपने सुना ही हुआ है। रामायण बही पे 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध के रख देते थे। 500 कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे राम नाम लिखते थे, गोलियों में लपेटते थे और गंगा में फेंककर मछलियों को खिला देते थे। क्वेश्चन नंबर 9, उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में किस तरह के परिवर्तन है, ये आप अपने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आपने बहुत कुछ ऐसा जज किया होगा, जो पहले चीजें नहीं होती थी वो आज चीजें गांव गांव तक पहुंच गई हैं। ठीक है, तो अपने आधार पर और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। 60 शब्दों में आंसर देना है आपको, 6-7 लाइनें। ओके, एक लाइन में 10 शब्द तो आते ही हैं। माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 25 से 30 शब्दों में लिखना है। पहले तो टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद 4 लाइनों से ज्यादा मत लिखिएगा, 5 लाइनों से ज्यादा मत लिखिएगा। 20-30 शब्द हैं बस, 25 से 30 शब्द हैं। ठीक है, तो 4-5 लाइनों से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन टू द पॉइंट आंसर जरूर दे दीजिएगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लिखने में आपको इतना टाइम लग गया और फिर बाकी का टाइम आपका कम हो जाए। ठीक है, तो उतना ही लिखिए जितनी आवश्यकता है। भोलानाथ अपने मित्रों के साथ घंटों घर से बाहर खेला करते हैं। आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल और किस प्रकार खेलना पसंद करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए लाभकर और मित्रता को बढ़ावा देने वाले हों? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि खेल हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? माता कंचा पाठ के आधार पर समझाइए। तो ये आपको आगे भी बता दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, लेखक किस घटना को याद कर कहता है कि वैसा घोड़मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा? माता कंचा पाठ के आधार पे लिखिए। तो लेखक बताता है कि हम बच्चों की टोली किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई, वो पूरी कहानी आपको लिख देनी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आंसर दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस तरह आपके तीनों पाठ कवर करने की कोशिश आप इस वीडियो में आपकी अध्यापिका ने की है। ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, बाल मंडली द्वारा मूसन तिवारी को चिढ़ाने की घटना से बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अपने विचार प्रकट करने हैं। तो ये आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम करके आएंगे आप। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा। एमसीक्यूज और ग्रामर के भी देख के जाइएगा, और एमसीक्यूज आप देखकर जाइएगा अपनी क्षितिज की काव्य खंड के। गद्य खंड के तो मैं नहीं डाल पाई, टाइम नहीं मिला, लेकिन काव्य खंड की जरूर देखकर जाइएगा। लेकिन मैंने क्षितिज के जितने भी चैप्टर डाले हुए हैं उनके एमसीक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर। ओके, तो ध्यान से आराम से रिलैक्स होकर पेपर करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय।